दोस्तों, इंडियन मिडविल हिस्ट्री में हम पानीपत की पहली लड़ाई को बहुत अहम मानते हैं, क्योंकि यही वो दौर था जहां हमें सदियों से चली आ रही दिल्ली सल्तनत का अंत होता दिखाई देता है। मुगलों के पहले बादशाह कहे जाने वाले बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदियों के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। इस जीत के साथ साथ बाबर दिल्ली की गद्दी का नया बादशाह भी बन गया। मगर क्या बाबर के लिए सिर्फ इब्राहिम लोदी को हराना ही काफी था? क्या इब्राहिम लोदी ही वो इकलौता शासक था जिसे मात देकर बाबर पूरे भारतवर्ष का स्वामी बन पाता? जी नहीं। इब्राहिम लोदी के दौर में दिल्ली सल्तनत सिकुड़कर कुछ इस तरह हो गई थी, जहां बाकी सल्तनतें अपना सर उठाकर दिल्ली को चुनौती पेश कर रही थी। इसी बीच बाबर का दिल्ली पर हुआ कब्जा शेरों के बीच खाना बनकर जाने जैसा था। दिल्ली पहुंचने पर बाबर के लिए सबसे बड़े चुनौती साबित हुए मेवाड़ के राजा राणा सांगा। राणा सांगा खुद को दिल्ली के गद्दी के योग्य मानते थे। साथ ही साथ उन्होंने कई लड़ाइयों में इब्राहिम लोदी को धूल चटाई थी। कई इतिहासकारों की माने तो वो राणा सांगा ही थे जिन्होंने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। मगर इसके बाद दोनों में अनबन शुरू हुई, जिसके चलते दोनों को भी एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर पूरी तरह से थक चुका था, लिहाजा उसने अपना बिस्तर पकड़ लिया। थकान इतनी थी कि बादशाह को उठना तो दूर, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों बाद बाबर जब बिस्तर से उठा तब उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वो अब पहले वाला बाबर न था जिसने एक ही दम में इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। इस बीच बाहर बज रहे नगाड़ों ने बादशाह का ध्यान आकर्षित किया। खबर आई कि लाखों की फौज लिए राणा सांगा दिल्ली की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ये खबर बादशाह के कानों में किसी तीर की तरह चुभी, जहां उसे इस बात का डर लगने लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद वो कहीं राणा सांगा से हार न जाए। समझौते की कोई बात न थी, क्योंकि दोनों के बीच का मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका था, लिहाजा लड़ाई तो होनी ही थी। तो चलिए इस लड़ाई को अच्छे से जानने से पहले राणा सांगा के जीवन के बारे में भी जान ले। ये साल था 1482 का, जहां उस वक्त के मेवाड़ पर सिसोदिया राजवंश का राज चल रहा था। इस साम्राज्य के शासक थे राणा रायमल। 12 अप्रैल 1482 के दिन राणा रायमल के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया राणा संग्राम सिंह। ये वही राणा संग्राम सिंह थे जिसे हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा अपने पिता रायमल के तीसरे बेटे थे, लिहाजा परंपरानुसार गद्दी पर बैठने का उनका हक सबसे आखिरी में था। लेकिन होनी ऐसी हुई कि राणा रायमल की मृत्यु के बाद गद्दी राणा सांगा को ही मिली। जनता में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि हर कोई राणा सांगा को ही मेवाड़ का अगला शासक देखना चाहता था। इसी बीच उनकी और उनके भाइयों के बीच तख्त को लेकर लड़ाइयां भी हुई, जिसके चलते राणा सांगा अपनी एक आंख खो चुके थे। अपने शासनकाल में राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एक किया और अपनी शक्ति बढ़ाई। कुछ इतिहासकारों की माने तो उन्होंने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, जिसके चलते उनके शरीर पर 80 घाव हुए थे। उनका एक हाथ कट गया था और एक पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद भी वे लगातार युद्ध करते गए, जहां उन्होंने दिल्ली और मालवा समेत कई राजाओं को अपनी तलवार का स्वाद चखाया। उनकी तारीफ करते हुए बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखते हैं, राणा सांगा भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। जब उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया तब उनकी वीरता और शौर्य को देख मैं हक्का बक्का रह गया। वे मुझसे 80,000 घोड़े, 500 हाथी और कई सरदारों के साथ लड़े। उनका शौर्य वाकई में लाजवाब था। अब बढ़ते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच हुई लड़ाई की ओर। पानीपत की जंग जीतने के बाद आगरा में बैठे बाबर को दो तरफ से खतरा था, चित्तौड़ की तरफ से राणा सांगा और बंगाल की तरफ से अफगान। बाबर ने जब दोनों को तोलना चाहा तब उसे राणा सांगा के मुकाबले अफगानों का खतरा ज्यादा बड़ा लगा, लिहाजा वो अपने बेटे हुमायूं को एक सैन्य टुकड़ी के साथ बंगाल की तरफ रवाना करता है अफगानों से निपटने के लिए। इसी बीच राणा सांगा राजपूत शासकों को इकट्ठा कर चुके थे, जिसका मकसद था आगरे पर चढ़ाई। जैसे ही बाबर को इसकी खबर लगी, उसने तुरंत हुमायूं को वापस आने का न्योता भेजा। आगरा के किले के बाहर धौलपुर, बयाना और ग्वालियर के मजबूत किले पड़ते थे।
बाबर उन पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे ताकि राणा सांगा को एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत हराया जा सके। उस वक्त बयाना के किले पर निजाम खां का कब्जा हुआ करता था। बाबर ने उसके साथ समझौते की कोशिश की मगर काम नहीं बना। वजह थी राणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर से पहले निजाम खां के साथ संधि कर ली थी, जिस वजह से ऐन मौके पर बाबर को मुक्की खानी पड़ी। खैर 21 फरवरी 1527 को बाबर और राणा सांगा की सेना का बयाना के किले के बाहर आमना सामना हुआ। इस जंग में बाबर की सेना की बुरी तरह से हार हुई और उन्हें वापस अपने क्षेत्र आगरा लौटना पड़ा। इतिहासकार इस लड़ाई का ब्यौरा देते हुए लिखते हैं, बयाना में मुगलों को ये एहसास हुआ कि उनका सामना अफगानों से भी कई भयंकर सेना के साथ हुआ है। राजपूत किसी भी वक्त जंग के मैदान में दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहते थे। इतिहास के किस्से सुनते वक्त हमेशा कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन इस लड़ाई में अगर कहा जाए कि मुगलों की हालत खस्ता हो गई थी तो इसमें रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं होगी। बयाना में हुई हार की वजह से बाबर की सेना में शामिल अफगान सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर मुगलों को हराने के बाद राजपूती सेना के हौसले 7वें आसमान पर थे। ऐसे में शुरू होता है जंग का दूसरा चरण। ये वक्त था 16 मार्च 1527 का, जहां बाबर और राणा सांगा की सेना फिर से भिड़ी। इस युद्ध को इतिहास खानवा के युद्ध के नाम से जानता है, क्योंकि ये आगरा से पश्चिमी इलाके में बसे खानवा में लड़ा गया था। बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा की सेना में 2 लाख से भी अधिक सैनिक थे। कुछ इतिहासकार इसे 1 लाख बताते हैं तो कुछ 40,000। हालांकि इस बात को लेकर सभी एकमत थे कि राणा सांगा की सेना चाहे कितनी भी हो, वो बाबर की सेना से कई ज्यादा बड़ी थी। बाबर को लगा कि राणा सांगा की सेना से खुले में लड़ना मुश्किल होगा, लिहाजा उन्होंने अपनी सेना का एक डिफेंसिव फॉर्मेशन तैयार किया। अब यह बाबर ने वही तुगलुमा रणनीति अपनाई जिसके दम पर उन्होंने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसके तहत सेना को 3 हिस्सों में बांटा गया, लेफ्ट, राइट और सेंटर डिवीजन। सेंटर डिवीजन के आगे के हिस्से में बैलगाड़ियां खड़ी की गई, जिन्हें मजबूत जंजीरों से आपस में बांध दिया गया। बीच में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई कि 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ निकल सके। इसके पीछे आर्टिलरीज यानी तोपें थी, जो बैलगाड़ी की वजह से सुरक्षित रहती। बाएं और दाएं हिस्से पर माहिर तीरंदाज मौजूद थे। युद्ध के शुरू होते ही घुड़सवार बैलगाड़ियों के भीतर से निकलते और हमला कर वापस लेफ्ट और राइट विंग में छुप जाते। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, जिसके चलते कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमले राजपूती सेना पर बाबर द्वारा किए गए। इस दौरान लगातार तोप के गोलों की वर्षा भी होती रहती, जो आग में घी डालने का काम कर रही थी। दूसरी ओर राणा सांगा की सेना पारंपरिक तरीके से युद्ध लड़ रही थी। उन्होंने इसके चलते मुगलों पर सामने से धावा बोला, मगर तोपों की वजह से सेना का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। राजपूत सेना घोड़ों और हाथियों के बल पर लड़ रही थी, मगर मुगल सेना के मजबूत डिफेंसिव फॉर्मेशन के चलते वे सामने से अटैक नहीं कर पा रही थी। इसी बीच राणा सांगा ने अपनी सेना को सेंटर के बजाय लेफ्ट और राइट विंग की तरफ से दुश्मन पर हमला करने के आदेश दिए। मुगल फौज बंदूकों के सहारे राजपूतों से लड़ रही थी, जहां दूर से उन्होंने कई सैनिकों को धराशाही कर दिया, मगर फिर भी राजपूत संख्या में ज्यादा थे, इसलिए वे लगातार अपने सैनिकों को लेफ्ट और राइट भेजते गए। मुगल सेना इसकी भरपाई के लिए सेंटर फॉर्मेशन से लेफ्ट और राइट विंग की तरफ अपनी सैन्य शक्ति भेजती रही और फॉर्मेशन को मजबूत बनाती गई। लगातार 3 घंटों तक लड़ाई इसी तरह चलती रही। राजपूत फौज मुगलों के डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ने में नाकामयाब रही, लेकिन उन्होंने मुगलों की रणनीति को भी सफल नहीं होने दिया। जैसे ही मुगल घुड़सवार हमला करने आगे बढ़ते, राजपूत फौज भी उतनी ही तेजी से उन्हें पीछे खदेड़ देती। दोपहर तक ये युद्ध इसी स्थिर अवस्था में चला। कभी लग रहा था राजपूत जीत रहे हैं तो कभी लग रहा था मुगल जीत रहे हैं। लेकिन इसी बीच राणा सांगा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। राजा शिलाजीत, जिन्हें सिलहरी तोमर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी 30,000 घुड़सवारों की सेना लिए बाबर की सेना में जा मिले। इस धोखेबाजी की वजह से राणा सांगा को बहुत बड़ा सदमा लगा। साथ ही साथ उन्होंने अपनी रणनीति को भी बदलना चाहा।
इसी हड़बड़ी में उन्हें एक अनजान गोली लग गई, जिसके चलते वे बेहोश होकर अपने हाथी पर से नीचे गिर गए। अपने सेना नायक को गायब देख राजपूत सेना में हड़बड़ी मच गई, जहां लड़ाई का पगड़ा अब मुगलों के हाथों में आने लगा। इसी बीच सेना में फिर से जोश भरने के लिए राजपूत सरदार अज्जा ने राणा सांगा की जगह ली, मगर इसका कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया। वे लगातार मुगलों के लेफ्ट और राइट विंग की ओर हमले के आदेश देते गए, जबकि सेंटर विंग पूरी तरह से कमजोर हो गया था। राजपूतों के पास यही मौका था कि वे सेंटर से एक फाइनल अटैक के जरिए मुगलों के डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़े, मगर सेना नायक बदल जाने की वजह से राजपूत सेना में उतना जोश बचा नहीं था कि वे इसे कर पाते। खैर, इस स्थिति को देख बाबर तुरंत अपने डिफेंसिव मोड को एक अटैकिंग मोड में कन्वर्ट करता है, जिसके चलते मुगलों की सेना एक जोरदार अटैक करते हुए राजपूतों की सेना को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद राजपूत सरदारों ने एड़ी चोटी का दम लगाया, मगर वे तोपों और गोलियों के आगे नहीं टिक पाए। इसी वक्त राणा सांगा को जंग के हालात से दूर किसी सुरक्षित जगह ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तब वे वापस जंग में जाना चाहते थे, मगर उनके बाकी सरदार इस निर्णय के सख्त खिलाफ थे। बाबर के खिलाफ फिर से लड़ना उन्हें खुदकुशी लग रहा था, जिसके चलते उन्हीं में से एक सरदार ने राणा सांगा को जहर देकर मार डाला। राणा सांगा की मौत के बाद पूरे भारतवर्ष में बाबर से टक्कर देने वाला कोई भी इतना बड़ा शासक अब मौजूद नहीं था। ऐसे में बाबर दिल्ली में अपनी सल्तनत यानी मुगल सल्तनत की नींव रखने में कामयाब हो जाता है। तो ये थी कहानी महत्वाकांक्षी बाबर और शूरवीर कहे जाने वाले राणा सांगा के बीच हुए युद्ध की। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, खानवा के साथ साथ चंदेरी की लड़ाई भी बाबर के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। चंदेरी के किले को जीतकर बाबर ने मुगल सल्तनत की सीमा दक्षिण हमलों से सुरक्षित कर दी थी। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि उस वक्त बाबर के खिलाफ लड़ने वाले चंदेरी के राजा का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।